भोजपुरी के जो अभी कुछ इस तरह के गंदे गाने हैं, इन्होंने लोगों को, जो अभी बच्चियों का तरह तरह की मानसिक प्रॉब्लम हो रही है, बलात्कार जैसी चीज़ें हो रही हैं, उसको बढ़ाने में भोजपुरी गानों का हाथ है। कई सारे लोग लड़कियों का नाम लेकर गाने बनाए हैं। जब वो कॉलेज जाती होंगी, जब वो रास्ते में जाती होंगी, तो उनका नाम लेकर उनको छेड़ा जाता होगा ना, उन पे क्या उनका क्या बीतता होगा। जिनको ये लगता है कि घाघरा में, साया में, पेटीकोट में, ढोढ़ी में, पेट में ही भोजपुरी समिटी गई हुई है, समिटाई हुई है, वो उसी को भोजपुरी मानने लगे। 90 के बाद तो खैर ऐसे ऐसे कई सारे आर्टिस्ट आए और जिन्होंने लहंगा ही उठाने लगे, जो बगल में जान मारेली। अब हम हमारे यहाँ तो बगल वाली बेटी बहन होती हैं, अब पता नहीं किन के वहाँ बगल वाली जान मारती हैं। हमारे यहाँ तो बेटी बहनें होती हैं। कह रहे हैं कि इन्हीं लोगों ने चलाया, तो फिर कैसे? इन्हीं लोगों ने चलाया तो फिर भिखारी ठाकुर जी क्या कर रहे थे, महेंद्र मिश्र क्या कर रहे थे, रघुवीर नारायण क्या कर रहे थे। मजाक का एक दायरा होता है ना, एक लिमिटेशन होता है, हर चीज़ की अपनी मर्यादा बनाई गई है। कौन सा जीजा अपने साली के साथ अवैध संबंध बनाने पे तुला हुआ है, कौन से साली अपने जीजा के साथ अवैध। हमारी संस्कृति में ये चीज़ें नहीं है, पता नहीं ये कहाँ से आई और कहाँ से गाई जा रही है। हो सकता है जो गाते हैं उनके घर में ये होता होगा, उनके यहाँ जीजा साली के ऐसे संबंध होते होंगे। गारी भी जब हम गाते हैं ना विवाह शादी में, तो वो कुछ लोगों के लिए होता है, जैसे जीजा के लिए होता है, भौजाई अगर कोई रिश्ते में लग रही है, समधी के लिए होता है। आप चाचा के लिए गारी थोड़ी गाएंगे, आप भैया के लिए थोड़ी गारी गाएंगे, वो चाहे जितने भी दूर के भाई पड़ते हों। आप अपनी बहन के लिए थोड़ी, या किसी की भी बहन हो उसके लिए गारी नहीं गाएंगे। एक रिश्ता बनाया हुआ है कि हम किन के साथ मजाक कर सकते हैं, और मजाक के नाम पे कुछ भी। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि टैलेंट को नंगापन की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। हमारे साथ में बैठी हैं बहुत सुरीली सिंगर हैं मनीषा श्रीवास्तव जी। तो इन्हीं से आज हम बात करने वाले हैं। कैसे हैं श्रीवास्तव जी? एकदम बढ़िया हूँ, और आप सभी लोगों का आशीर्वाद है। लगातार 4 सितंबर से यात्राएं चल रही है, कभी दिल्ली, कभी लखनऊ, कभी अभी कोलकाता गई थी, इसके पहले अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, इसके पहले देहरादून। तो लगातार यात्राएं चल रही हैं। यात्राएं तो आप करती हैं, लेकिन मैंने देखा है जो आपके कंटेंट हैं, जो आपके ऑडियो वीडियो होते हैं, इनके लिए समय कम निकलता है। जब मैं यहाँ से जाऊँगी, जैसे नवरात्रा का गीत मैंने रिलीज़ कर दिया है, और नवरात्र के अंदर ही मैं छठ गीत की शूटिंग करने वाली हूँ। तो जब भी मुझे 8 दिन का 7 दिन का मौका मिलता है, मैं उसमें गाने निकाल लेती हूँ। अच्छा, यात्रा भी करती हैं और अपने जो है गायकी के लिए समय भी निकाल लेती हैं। एक गाना आपका, एक सोहर, बड़ा बढ़िया वायरल हो रहा है, हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। हाँ बिल्कुल, बेटी के ऊपर मैंने वो सोहर गाया है, तो आइए आप सभी को सुनाते हैं। हमरा बेटी होई त तोहरा के बोलाई बनाना दो, हमरा बेटा होई त तोहरा के बोलाई बनाना दो, हो बोलाई बनाना दो, हमरा होरिला होई त तोहरा के बोलाई बनाना दो, हमरा बेटी होई त तोहरा के सौरीली पाई में कंगना देबो हो, सौरीली पाई में कंगना देबो हो, कंगन के धुन पर नचाई बनाना दो, हमरा बेटी होई त तोहरा के बोलाई बनाना दो, हमरा होरिला होई त तोहरा के। अच्छा, जैसे आपके जो गीत हैं अक्सर जो है लड़कों के लिए गाया जाता था, बहुत से सोहर लड़कों के लिए थे, बहुत से गीत ऐसे थे जो लड़कों को ही प्रेजेंट करके या टारगेट करके गाए जाते थे। आपने इसमें बेटी और बेटा दोनों को जो है प्रेजेंट किया है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये बहुत पारंपरिक गीत है, और इसमें हमारे यहाँ सोहर या बधावा गाने का मतलब होता है कि बेटे का जन्म हुआ है। बेटी के जन्म पर उत्सव मनाने की कोई परंपरा हमारे नहीं है।
हमारी संस्कृति में। धीरे धीरे समय बदल रहा है और बेटियों का स्वागत भी वैसे ही हो रहा है जैसे बेटे के जन्म पर सोहर गाई जाती है, मोहर लुटाई जाती है, वैसे बेटी के जन्म पर भी अब सब कुछ होने लगा। मैं एक खुद बेटी की माँ हूँ। तो एक स्त्री जब गर्भवती होती है ना, तो ये नहीं सोचती है कि उसको संतान के रूप में बेटा मिलेगा या बेटी मिलेगी। वो बस ये प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, मुझे जो भी संतान दे आप स्वस्थ दें, निरोग दें और उसका जो लाइफ है बहुत अच्छे से बीते, सुखमय बीते। तो हमने इसी कॉन्सेप्ट को अपनाया और हमने कहा कि क्यों सिर्फ बेटा होई तबे बुलाए, बेटी होई तबो बुलाए, तबो मोहर लुटाए। क्योंकि मैंने अपने बेटी के जन्म पर ये सब किया। जी, तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने किया, तो इसको मैंने गाने की कोशिश की और लोगों ने काफ़ी पसंद किया। वैसी महिलाओं ने काफ़ी पसंद किया जिनकी बेटियां हैं। सही है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये गीत करके। और जी, चलिए, बेटियों की बात हो रही है और हम बात कर रहे हैं सिंगर से। मीडिया लाइन जो है वैसे तो बहुत अच्छा है, जो इंडस्ट्रियां हैं बहुत लेवल पे हैं, लेकिन अगर अपनी यूपी बिहार की जो मार्केटिंग है, मार्केट है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है या लोकगीतों का जो मार्केट है, इसमें जब बेटियों का नाम आता है तो तमाम तरह के लोग बात अबात जो है फैलाते हैं, तमाम तरह के जो है लाव लक्षण लगाते हैं कि ऐसा है, इस लाइन में जाओगे तो इस तरीके से लोग बोलेंगे। माइकिंग क्षेत्र को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बाय द वे जो है लड़कियों को टारगेट भी किया जाता है। लेकिन आपका लगाव और जुड़ाव कैसे हुआ? जैसे आप लड़कियों की बात की अपने सोहर में कि अब इनको भी बढ़िया से सब कुछ मिलना चाहिए, तो आपका कैसा रहा सफ़र, कैरियर इसमें कैसे बना? देखिए, लड़की होना ही चैलेंजेस की बात है। अगर आप लड़की हैं तो हर कदम पर आपको कठिनाइयों का और लोगों के द्वारा कहे गई बातों का सामना करना ही है। लेकिन हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और हमें अपना रास्ता तय करना है। तो हम ईमानदारी के साथ, कम से कम घर परिवार जो आपको सपोर्ट कर रहा है, तो उसी सपोर्ट को लेकर के ईमानदारी के साथ हम अपने लक्ष्य तक पहुँचे, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। जब मैं प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज में 2008 की बात बता रही हूँ, मैं संगीत सीखने गई, तो धीरे धीरे रिश्तेदार परिवार में फैलना शुरू हुआ कि मनीषा संगीत सीखने गई हैं। तो मेरे माता पिता और मेरे दादा दादी, बुआ फूफा, ये लोग तो बहुत अच्छे, चाचा वाचा सब लोग बहुत सपोर्ट करने वाले। लेकिन मेरे और जो रिश्तेदार थे, वो पिताजी का जो ब्रेन वॉश करना बोलते हैं ना, वो करना शुरू कर दिया कि मैं जिस जाति से आती हूँ, कायस्थ जाति से आती हूँ, हम लोग लिखा पढ़ी का काम करते, तो उनको लाला कहा जाता है। तो वो कहते थे लाला जी की लड़कियाँ ये सब काम नहीं करती हैं, पढ़ाना है तो पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, ये नाचने गाने के लिए लड़की को क्यों भेजती हैं, लड़की बर्बाद हो जाएगी, किसी के घर में शादी नहीं होगी, यानी किसी अच्छे घर में लड़की की शादी नहीं होगी। एक समय ऐसा आया था कि इतना दिमाग में पिताजी को भर दिया गया था कि पिताजी ने एक सुबह उठा और मुझे कॉल करके बोला कि सुनो, तुम सासाराम आ जाओ, मैं सासाराम की रहने वाली हूँ। तो हमने बोला घर आ जाओ, तो मैं तो चली आई रोते बिलखते, क्या हो गया। फिर यहाँ आकर पता चला, पिताजी ने कहा ये जो नाचना गाना है ना, इसको छोड़ दो। और मुझे एकदम धक से लग गया कि मैं तो अभी 6 महीने पहले सीखने गई हूँ, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ दिया। फिर 20-25 दिन तक मैंने अपनी माँ को मनाने की कोशिश की, मैंने अपने पिताजी को मनाने की कोशिश की, और मैंने ये आश्वासन दिया पिताजी को कि पिताजी मैं पढ़ने गई हूँ और मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं गायिका बनूंगी, मैं इसलिए सीख रही हूँ कि कल को जाकर के म्यूज़िक टीचर के रूप में भी मैं अपनी सेवा दे सकती हूँ, कहीं नौकरी कर सकती हूँ। तो गायिका बनना तो वो बहुत बाद में डिसाइड हुआ, वो तो ईश्वर ने डिसाइड करके रखा था कि मैं लोग। हम जानना चाहेंगे, हमारा ऑडियंस भी जानना चाहेगा, क्योंकि जो शुरुआती दौर होता है लोगों का वो बड़ा कठिन होता है, बड़ा स्ट्रगल पूर्ण होता है, लेकिन हमारे पास जो भी ऑडियंस है खास करके इसी से संबंधित है। कैसे शुरुआत हुआ? देखिए, मैं जब संगीत सीखती थी तो मेरे मन में बस यही भाव था कि मुझे सीखना है, और उसके साथ साथ कभी कभी गांव घर में कोई फंक्शन होता था, रामलीला होता था, मेरे दादाजी प्रिंसिपल थे, तो उनके स्कूल में जब भी कोई ऑफिसर दौरा के लिए आते थे तो मुझे स्वागत गीत गाने के लिए तैयार करते। गांव में नाटक होता था तो उसमें पात्र परिचय गाती थी, स्वागत गीत गाती थी। तो शुरुआत तो मेरी ऐसे हुई, धीरे धीरे कभी दुर्गा पूजा में, कभी दिवाली में, कभी छठ पूजा में, जो हमारे आसपास के लोकल लोग होते हैं उन्होंने बुलाना शुरू किया, गवाना शुरू किया और मुझे प्रोत्साहन देना शुरू किया। जब एक छोटी सी बच्ची गा रही हो
तो उस समय लोग अपने प्यार के रूप में, अपने आशीर्वाद के रूप में छोटे छोटे इनाम देते थे। तब लगता था कि मैंने तो सारा जहान पा लिया है। पर धीरे धीरे मैं इसी तरह से गाती गई, गाते गाते कब बड़े स्टेज करना शुरू कर दी, कब स्वतंत्र रूप से काम करने लगी, मुझे पता ही नहीं चला। तो नियति ने चुन रखा था कि मैं लोक गायिका बनूं। अच्छा जी। कौन सा वो पहला गाना है जिसको आप पहली बार किसी प्लेटफॉर्म पर गाई हो पब्लिक के बीच में? कुछ है, याद है या ध्यान है? वैसे तो लोकगीत के कई सारी विधाओं को मैंने गाया, झूमर था, सोहर था, पूर्वी था, ये सब मैं गाती थी। मुझे याद है कि छठ का एक गीत मैंने स्टेज शो के दौरान गाया और वो बड़ा पॉपुलर हुआ, बड़ा लोगों ने पसंद किया था। वो गुनगुनाती हूँ। बिल्कुल। हर केरवा के पात पर उगेलन सूरज देव झाके झुके, केरवा के पात पर उगेलन सूरज देव झाके झुके, ए करेलू छठ बरतिया से झाके झुके, ए करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। हम तो से पूछी बरतिया से के करा लागी, ए करेलू छठ बरतिया से के करा लागी। हमरो जे बाड़ी शिवांशी जैसन बेटी हो के उनके लागी, ए करेला छठ बरतिया से उनके लागी। मैंने जब इन गीतों में बेटियों को जोड़ना शुरू किया, वो गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। देखिए, मैंने जहाँ तक सुना, पढ़ा और देखा है कि छठ ही एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसमें बेटी के जन्म की कामना की गई है। एक गीत आता है, दर्शन दीही नया पार है छठी मैया, दर्शन दीही नया पार। रुनकी झुनकी एक बेटी मांगिला, रुनकी झुनकी एक बेटी मांगिला, पढ़ला पंडितवा दमाद है छठी मैया, दर्शन दीही नया पार। तो मैं पारंपरिक गीतें गाती थी और पारंपरिक गीतों में एक खिंचाव होता है, दर्शक स्वयं खींचे चले आते थे। हाँ बिल्कुल। और हमेशा जब भी कोई कार्यक्रम ख़त्म होता था या टीवी शोज़ भी मैं करती थी तो ख़त्म होता था, तो लोग पर्सनली जब मिलने आते थे और तारीफ़ करते थे, प्रोत्साहन भरे शब्द सुनाते थे, तब लगता था कि मैं सही दिशा में काम कर रही हूँ। अच्छा, ये मान लिया शुरुआत हुआ, आपने पारंपरिक लोकगीतों को गाया, लेकिन जैसे अब डिजिटल वाला जो मैटर होता है, जैसे यूट्यूब चैनल पे या स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करके वीडियो बना करके डालने का सलाह मतलब किसने दिया या कैसे माइंड में आया कि अब मुझे इसको करना चाहिए या इसमें हमारा कैरियर बन सकता है? देखिए, कई सारे गाने थे और उन गानों में पारंपरिक गीतों का तो भंडार है। अब उस गाने में कौन से गाने दर्शक के बीच जाने चाहिए, किस गानों पर कम काम हुआ है, इसको मैंने पहले तलाशना शुरू किया और कुछ ऐसे गीतों को उठाए जो एकदम विलुप्ति के कगार पे हैं, जो शायद कुछ लोगों के जुबान पे है और वो भी कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने पहले गुनगुना करके लोगों के बीच सर्कुलेट करना शुरू किया, जैसे गुनगुना करके फेसबुक पे डाल दी, इंस्टा पे डाल दी, उसका एक पार्ट 3 मिनट 4 मिनट का मैं यूट्यूब पे डाल दी। तो धीरे धीरे लोग कनेक्ट होने लगे और लोगों ने खुद सुझाव दिया कि मनीषा जी, इसको एल्बम के रूप में लेके आइए, इसको वीडियो के रूप में लेके आइए। कभी कभी मैं कई सारे लिस्ट लिखती थी गानों का कि इसमें से कौन से गाने मैं दुर्गा पूजा में करूं, इसमें से इतने मेरे पास पारंपरिक गीत है, इसमें से कौन सा गीत आप इस बार छठ पूजा में मुझसे सुनना चाहते। तो दर्शक खुद मुझे सजेस्ट करते थे और जिस गानों पर सबसे ज़्यादा सहमति आती थी तो उस गाने को मैं करती थी और दर्शक लोग काफ़ी पसंद करते थे। सोशल मीडिया का भरपूर फ़ायदा आपने उठाया जो है गायकी को लेकर। चलिए, वैसे तो भोजपुरी में अगर बात की जाए तो कंट्रोवर्सी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष स्थान इसलिए कहेंगे क्योंकि जो हमारे कलाकार हैं, चाहे सुपरस्टार हों चाहे छोटे स्टार हों, चाहे शुरुआत करते हैं, वो भी कंट्रोवर्सी में कूद जाते हैं कि ताकि जो है किसी तरह से पॉपुलैरिटी मिल जाए। क्या लगता है कि कंट्रोवर्सी
जिस हिसाब से अपना स्थान बना रहा है भोजपुरी में, कितना असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट या माइकिंग पे, इसका आप कुछ बताएंगे? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि टैलेंट को नंगापन की ज़रूरत नहीं है, या टैलेंट को कंट्रोवर्सी होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कला आपके पास है तो आज नहीं तो कल लोग आपको समझेंगे, लोग आपको सुनेंगे, लोग आपको देखेंगे। कंट्रोवर्सी करके आप एक गीत को रन करा सकते हैं, चला सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपका क्या होगा? और कंट्रोवर्सी करने पर आप पॉपुलर तो हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ समय के लिए आप पॉपुलर या आजीवन आप पॉपुलर हो गए, लेकिन आपका जो वास्तविक चरित्र है, आपका जो वास्तविक छवि है, उस पर कितना गंदा और घटिया असर पड़ता है, ये सोचने योग्य बात है। क्योंकि आप अगर किसी लाइन में जा रहे हैं, चाहे डांसिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे पत्रकारिता हो, तो आप इसीलिए जाते हैं ना कि 2 पैसा कमाएं भी और साथ साथ हम सम्मान भी कमाएं, हम लोगों के नज़र में अच्छा बने रहें। इसीलिए आप लगातार कोशिश करें। सिर्फ पैसा लेकर के भी अगर इज्जत चला जाए और फिर पैसा आए तो उस पैसे का क्या महत्व है? और जो लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने घर समाज में यही सब देख के आते होंगे। मैंने तो कहीं भोजपुरी में मैंने तो हमेशा से यही देखा है कि एक स्त्री अपने पति से अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए या उनके प्रेम में प्रगाढ़ता आए, इसको बनाए रखने के लिए तीज का व्रत करती है। एक माँ चाहे जितना भी आधुनिक हो जाए, वो छठ में अपने बेटे का इंतज़ार करती है कि मेरा बेटा आएगा और दौरा लेकर छठ घाट पर जाकर मुझसे अर्घ दिलवाएगा। एक माँ चाहे जितना भी मॉडर्न हो जाए, जितना भी आधुनिक हो जाए, जिउतिया में अपने बेटा और बेटी के लिए व्रत रखती है। तो ये हमारी संस्कृति है। हमारे संस्कृति में आपने नहीं सुना होगा कि कहीं देवर और भौजाई का अश्लील जुगलबंदी हो, कहीं जीजा और साली के गलत और अवैध संबंध हो। मुझे लगता है हमारे घर परिवार में तो ऐसा नहीं होता है, हमारे आसपास में भी हमने ये नहीं देखा। तो जो लोग लिखते हैं ऐसा, उनके घरों में ये होता होगा। आप जब तक किसी चीज़ को महसूस नहीं करेंगे तब कैसे लिखेंगे? आप जब तक किसी चीज़ को गाएंगे नहीं तो कैसे? तो कंट्रोवर्सी करते करते इनकी पर्सनल लाइफ तो एकदम ख़त्म हो जाती है। आप देख लीजिए, किसी का भी उठा के देख लीजिए जिनका आप नाम लेना चाहेंगे, उनकी पर्सनल लाइफ की उपलब्धियाँ क्या है? परिवार बिखरा पड़ा है, किसी का किसी से नहीं बन रहा है। आप बहुत बड़े स्टार हैं और परिवार में आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आपका परिवार संयुक्त रूप से आपके साथ नहीं है, तो ऐसे स्टारडम की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपके नज़रिए से भोजपुरी को कहाँ, मतलब क्या लेवल मिलना चाहिए, कहाँ तक ले जाना चाहिए, या आपका क्या योगदान रहा है इसमें? भोजपुरी को हम लोग क्या ले जाएंगे? भोजपुरी तो पहले से ही 7 समंदर पार में भी अपनी इतनी सुंदर छवि और एक कह सकते हैं कि एक भाव वहाँ पर बना हुआ है। मैं जब मॉरिशस गई थी, मैंने देखा कि हमने बिहार में कुछ भी नहीं बचाया है। मॉरिशस एक छोटा सा भोजपुरिया क्षेत्र, एक छोटा सा बिहार वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ परंपरा है, जहाँ संस्कृति है, जहाँ पर पूर्वजों का सम्मान किया जा रहा है। हम तो सिर्फ पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं ना। जब मैं मॉरिशस गई थी तो हमारे यहाँ अगर वास्तु शास्त्र को देखेंगे ना, तो सबसे पहले हम घर बनाते हैं, वास्तु शास्त्र के हिसाब से चीज़ें अरेंज करते हैं। तो हमने जो देखा है, कई सारे लोगों के घर में मैं गई हूँ, डाइनिंग हॉल में मैंने कभी किसी बुजुर्ग का फ़ोटो नहीं देखा। पर जब मैं मॉरिशस गई थी तो मैं 3-4 घरों में गई, लोगों ने मुझे इनवाइट किया था खाने पीने के लिए और मिलने बैठने के लिए। मैंने देखा कि वो अपने पीढ़ियों का, दादा परदादा, उनके पहले सभी का फ़ोटो आप डाइनिंग हॉल में देखेंगे। हमारे यहाँ तो लोग कहेंगे मरे हुए आदमी का फ़ोटो लगाया ही नहीं जाता है। क्या हम घर के अंदर घुसेंगे तो मरे हुए आदमी की तस्वीर देखेंगे? नहीं। वहाँ जो संभाल के उन्होंने रखी है, वो देख कर के मैं बड़ा हैरान थी। हमारे यहाँ तो आदरा उदरा में आपको दाल पूरी, या अगर लड़की मायके आ रही है या ससुराल जा रही है तो दाल पूरी, दाल भरा पूरी आपको खाने को मिल जाएगा। मॉरिशस में हर गली चौक चौराहे पे आपको दाल पूरी मिल जाएगा, ठेकुआ मिल जाएगा। वहाँ पिज़्ज़ा और ठेकुआ दोनों का समान रूप से महत्व है। तो हम लोग क्या भोजपुरी को बढ़ाएंगे? हाँ, भोजपुरी में कुछ अच्छा काम करने की मैंने ठानी है, ताकि जो हमारे यूथ जो गलत चीज़ों को भोजपुरी समझ बैठे हैं, जिनको ये लगता है कि घाघरा में, साया में, पेटीकोट में, ढोढ़ी में, पेट में ही भोजपुरी समिटी गई हुई है, समिटाई हुई है, वो उसी को भोजपुरी मानने लगे हैं। मैं उनको बताने की कोशिश कर रही हूँ, लगातार प्रयास कर रही हूँ कि नहीं, हमारी भोजपुरी ये नहीं है, हमारी भोजपुरी ये है। हमारे भोजपुरी में देवर और भौजाई का सुंदर संबंध है। हमारे भोजपुरी में
जीजा साली का मजाक भी एक दायरे में होता है। हमारे भोजपुरी में माँ और बेटे का जो रिश्ता होता है बड़ा पवित्र होता है, उसको हमने दिखाने की और गाने की लगातार कोशिश की। मैंने झूमर भी गाया, मैंने सोहर भी गाया, मैंने कजरी भी गाया। और भोजपुरी में सिर्फ लिपस्टिक और मेकअप और काजल और बिंदियाँ ही नहीं हैं। भोजपुरी का एक वियोग पक्ष भी है, भोजपुरी का एक संस्कार पक्ष भी है। जब किसी का जन्म होता है और जब किसी की मृत्यु होती है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक के गाने बने हैं। तो सिर्फ ये लिपस्टिक और घाघरा में और साया में पेटीकोट में भोजपुरी समिटी गई है, ये हमारी भोजपुरी नहीं है। हमारी भोजपुरी ये है, ये लगातार मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ यूथ को। वही लोग तो अपने आप को सुपरस्टार का टैग भी तो लगा के घूम रहे हैं भाई, दूसरे का इतना कंपटीशन कराते हैं, ऐसे नए लोगों को एंट्री भी नहीं करने देते हैं। तो उससे क्या मिलता है? पैसा। मैंने आपको क्या बोला, आप पैसे कमा सकते, ये तो आपको खुद चयन करना है ना कि आपको जीवन में पैसे चाहिए, पैसे और प्रतिष्ठा चाहिए या सिर्फ प्रतिष्ठा चाहिए। आप किन चीज़ों को लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपके हाथ में है। हर कोई पैसे पे नहीं मरता है, हर कलाकार पैसे के लिए नहीं गाते हैं। और मैं तो जहाँ तक ईश्वर ने मुझे मायके का पक्ष हो या ससुराल का पक्ष हो, सब लोग बहुत वेल सेटल्ड हैं। मैं पैसे के लिए बिल्कुल बिल्कुल नहीं गाती हूँ, ये मेरा पेशा नहीं है, इससे मेरा घर परिवार नहीं चलता। इसीलिए मैंने एक सेवा के रूप में भोजपुरी को चुना है और जितना मैं सेवा कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। कोई प्यारा सा गाना जो आपको बढ़िया लगता हो, आप स्वयं गाकर जो है एहसास करती हो कि मतलब बहुत अच्छा गीत है। मैं आजू जनकपुर में मड़वा गाऊंगी, क्योंकि हमरा बेटी हुई तो तोहरा के बुलाई ननदो, उसके पहले वही गीत था जो इंस्टा पे और सोशल मीडिया पर एक बड़ा नाम दिया मुझे कि मनीषा श्रीवास्तव कौन है। तो मेरी पहचान बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आजू जनकपुर में मड़वा बड़ा सोहावन लागे, सीता के चढ़ेला हरा दिया मन भावन लागे। हरे हरे बसवा काटावले जनक राजा, मन में सुनैना माई के बाजिला आनंद बाजा। चौका पुरावल आंगनवा बड़ा पावन लागे, सीता के चढ़ेला हरा दिया मन भावन लागे। अच्छा, एक मैंने बहुत से वीडियो देखे हैं, जब किसी से सवाल किया जाता है कि जो मतलब ज़्यादातर भोजपुरी को बदनाम किया जाता है अश्लीलता को लेकर, इसके ज़िम्मेदार कौन है, तो कुछ लोग टारगेट कर देते हैं, कहते हैं नहीं ऑडियंस है, ऑडियंस सुनता है तो हम बनाते हैं। और जब आम पब्लिक से पूछो तो वो कहते हैं कि नहीं कलाकार लोग होते हैं, ये जो है ऐसा परोसते हैं तो इसलिए हम सुनते हैं। आप किसको मानती हैं, कौन जिम्मेदार है? देखिए, दर्शक तो कतई जिम्मेदार नहीं है। सबको पता है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है ना, फिर भी गुटखा मार्केट में रखा जा रहा है। तो आप गंदा परोसेंगे तो लोग तो एक समय तक अपने आप को रोकेंगे, लेकिन एक समय के बाद सुनेंगे, क्योंकि वही चीज़ें अवेलेबल है। अगर आप यूट्यूब पे भोजपुरी लिखिए तो अच्छे गाने आपको हो सकता है 100 या 99 नंबर पे मिले। सबसे पहले ढोंढी, लिपस्टिक और साया ब्लाउज आपको मिलने लगेगा। क्यों? क्योंकि अच्छे गाने वाले कम हैं। आपको भी पता है समाज में अच्छे काम करने वाले की संख्या कम होती है। जब तक कोई 2 मनीषा श्रीवास्तव का बढ़िया गाना आ रहा है, तब तक गंदे गाने 100 दे दनादन यूट्यूब पे डाले जा रहे हैं। तो अच्छे गाने का अस्तित्व जो है वो ख़त्म होने लगता है, वो गीत नीचे आने लगता है। तो दर्शक को तो कतई मैं जिम्मेदार नहीं मानती हूँ, क्योंकि आप जो परोसेंगे दर्शक वहीं सुनेंगे। दर्शक ने कभी मनीषा श्रीवास्तव से, मैंने अपने कैरियर में लगता है कि 500 से ज़्यादा स्टेज प्रोग्राम किए हैं। आज लोग मुझे जानने लगे, हो सकता है कि 5 साल पहले नहीं जानते थे, उसके पहले नहीं जानते थे। कभी दर्शकों ने मुझसे गंदे गाने की या उटपटांग गाने की कभी डिमांड नहीं की है। मैंने जो सुनाया उन्होंने वो सुना, और अगर डिमांड करते भी हैं, अगर मैं अच्छी हूँ और अगर डिमांड करते भी हैं तो मैं बड़ा प्यार से समझा दूंगी कि देखिए मैं गंदे गाने नहीं गाती हूँ,
मैं कंट्रोवर्सी गाने नहीं गाती हूँ, मैं जातिवादी गाने नहीं गाती हूँ, या मैं गंदे शब्दों का प्रयोग हुए गीतों को नहीं गाती हूँ। बड़े प्यार से आप उनको मना कर सकते हैं। तो अपना जो बैंक बैलेंस है उसको ट्रिपल करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए लोग ऊटपटांग चीज़ें गा रहे हैं और दोष देते हैं जनता पर। तो ये तो कहीं से कोई तथ्य ही नहीं है। दर्शक तो एकदम से दोषी नहीं, क्योंकि अगर दर्शक दोषी होते तो फिर ये हमरा बेटी हुई तो क्यों ट्रेंडिंग में जाता, हाँ आजू जनकपुर में मड़वा क्यों ट्रेंडिंग में जाता, और भी मैं जो गाने गा रही हूँ वो क्यों लोग सुन रहे हैं। मिलेट्स का गीत, आजकल मिलेट्स के बारे में लगभग बहुत कम लोग जानते हैं, क्यों सुनते लोग। दर्शक कतई दोषी नहीं है, गाने वाला बनाने वाला उसी माहौल में रहता है जिस माहौल को वो गाता है। कहीं कहीं संज्ञा देने लगते हैं कि बॉलीवुड में अगर देखा जाए तो इस प्रकार के गाने हैं, तमाम शब्दों का उपयोग किया जाता है, और भोजपुरी में कहते हैं कि हमारा ये भाई मातृभाषा है, लोकल भाषा है, तो इसको तो हम यूज़ ही कर सकते हैं। जब तो उनसे डायरेक्ट सवाल किया जाता है कि कौन सी मातृभाषा में सिखाई जाती है कि भौजाई का ढोढ़ी नहीं रेखिए, कौन सी मातृभाषा में सिखाई जाती है कि भौजाई का गाल पकड़ के जाके शरारतें कीजिए। मजाक का एक दायरा होता है ना, एक लिमिटेशन होता है, हर चीज़ की अपनी मर्यादा बनाई गई है। कौन सा जीजा अपने साली के साथ अवैध संबंध बनाने पे तुला हुआ है, कौन से साली अपने जीजा के साथ अवैध। हमारी संस्कृति में ये चीज़ें नहीं है, पता नहीं है कहाँ से आई और कहाँ से गाई जा रही है। हो सकता है जो गाते हैं उनके घर में ये होता होगा, उनके यहाँ जीजा साली के ऐसे संबंध होते होंगे, उनके यहाँ अपने बेटियों पर गाने बनाए जाते होंगे, उनके यहाँ अपनी बहनों पर गाने बनाए जाते हो। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, हमने कहीं नहीं देखा है। एक हर चीज़ का एक लिमिटेशन होना चाहिए, एक दायरा होना चाहिए। गारी भी जब हम गाते हैं ना विवाह शादी में, तो वो कुछ लोगों के लिए होता है, जैसे जीजा के लिए होता है, भौजाई अगर कोई रिश्ते में लग रही है समधी के लिए होता है। आप चाचा के लिए गारी थोड़ी गाएंगे, आप भैया के लिए थोड़ी गारी गाएंगे, वो चाहे जितने भी दूर के भाई पड़ते हों। आप अपनी बहन के लिए थोड़ी, या किसी की भी बहन हो उसके लिए गारी नहीं गाएंगे। एक रिश्ता बनाया हुआ है कि हम किन के साथ मजाक कर सकते हैं, और मजाक के नाम पे कुछ भी। अच्छा, एक टाइम था भोजपुरी का क्या कहते हैं, सिनेमा का बड़ा बढ़िया चलन था, बड़ा बढ़िया दौर था, खूब बढ़िया बढ़िया सिनेमा बनते थे, अच्छे अच्छे गाने भी आते थे। लेकिन एकाएक जो है भोजपुरी का सिनेमा गायब होता दिखाई दे रहा है, और जो हमारे सुपरस्टार हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, गानों में उलझे रहते हैं। तो किसको जिम्मेदार मानती हैं आपको जो सिनेमा का ये हाल? कहीं ना कहीं कमर्शियलाइजेशन ने भोजपुरी को बर्बाद कर दिया। जो सिनेमा के क्षेत्र में बढ़िया काम हो रहा था, तो लोगों को पैसे कमाने की लत लग गई कि हम कैसे अपनी संस्कृति को बेच के, कैसे अपनी परंपरा को बेच के, हमें बस पैसे कमाने से मतलब है। तो जब आप ऐसी धारणाएं बना लेंगे कि हमें हर हाल में पैसे चाहिए, तो फिर आप वास्तविकता को दिखा ही नहीं सकते हैं। तो कुछ चंद मैं दशकों की बात करूं तो 90 के बाद तो खैर ऐसे कई सारे आर्टिस्ट आए और जिन्होंने लहंगा ही उठाने लगे, जो बगल में जान मारे ली। अब हम हमारे यहाँ तो बगल वाली बेटी बहन होती हैं, अब पता नहीं किन के वहाँ बगल वाली जान मारती हैं, हमारे यहाँ तो बेटी बहनें होती हैं। तो लोगों ने भोजपुरी को बेचना शुरू किया और बर्बादी यहीं से शुरू हुई। आप किसी चीज़ को बेचने लगेंगे ना, आप एक तरफ कहते हैं भोजपुरी हमारा माई भी है, माई को कौन बेचता है बताइए। एक तरफ कह रहे हैं हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा है ना, उसी मातृभाषा में आपकी माता जी ने पहली बार आपसे बात किया होगा, और उसी मातृभाषा को इस रूप में आप बेच रहे हैं इतने घटिया स्तर पर जा कर के, तो नाम तो कमा लेंगे, पैसे भी कमा लेंगे। लेकिन इस पर भी यही हुआ कि बीच में आपने देखा कुछ लोग कहते हैं कि इन्हीं लोगों के आने से भोजपुरी को एक लेवल मिल गया, मॉडल हो गया, चलने लगे गाने। क्योंकि धीरे गंगा माई तुम्हें पेरी चढ़ाई जो अपना फिल्म था, उसके बाद कोई ऐसा फिल्म था नहीं कि जो भोजपुरी में मतलब एक भोजपुरी का टैग लग के चले। कह रहे हैं कि इन्हीं लोगों ने चलाया, तो फिर कैसे इन्हीं लोगों ने चलाया, तो फिर भिखारी ठाकुर जी क्या कर रहे थे, महेंद्र मिश्र क्या कर रहे थे, रघुवीर नारायण क्या कर रहे थे, ये सब लोग, शारदा सिन्हा जी क्या कर रही थी। इन्हीं की वजह से जब भोजपुरी 7 समंदर पार गया, तो आखिर ये लोग क्या कर रहे थे। ये कहिए कि भोजपुरी की जो एक साफ सुथरी और अच्छी छवि
इंटरनेशनल लेवल पर बनी हुई थी, उसको धूमिल करने में, उसको बर्बाद करने में, उसको शर्मिंदगी महसूस कराने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज अगर आपको बिहारी होने पर शर्म आती है, उत्तर प्रदेश की होने पर शर्म आती है, तो इसका एकमात्र कारण है भोजपुरी गीतों में अश्लीलता का होना। आपने सुना होगा, कोई कोई लोग बोलता है कि भोजपुरी गीत माने कि आजकल का जो आप समझ रहे हैं ना, गंदे, हाँ, वो उस तरीके का वीडियो, फुहड़ता और ये जो एडल्ट कंटेंट और तमाम तरह की चीज़ें आती हैं। तो आप देखिए कि आपके गाने में 4 लोग अगर तारीफ़ करने वाले तो कितने लोग आपको गाली देने वाले हैं। आप मनीषा श्रीवास्तव की यूट्यूब चैनल पे जाइए, जो भी लोग देख रहे हैं, आप एक भी गलत कमेंट या गलत चीज़ें आप वहाँ पर देखिए कि मनीषा जी क्यों आप लोग गीत गा रही हैं, आपको नहीं गाना चाहिए, ऐसा कोई कमेंट नहीं आता। पर आप उनके गानों पर जाके देखेंगे तो इनबॉक्स में गालियाँ भरी पड़ी हैं, इनबॉक्स में गंदे गंदे चीज़। बहुत सारे लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छा नहीं लगता है। और भोजपुरी के जो अभी कुछ इस तरह के गंदे गाने हैं, इन्होंने लोगों को, जो अभी बच्चियों का तरह तरह की मानसिक प्रॉब्लम हो रही है, बलात्कार जैसी चीज़ें हो रही हैं, उसको बढ़ाने में भोजपुरी गानों का हाथ है। कई सारे लोग लड़कियों का नाम लेकर गाने बनाए हैं। जब वो कॉलेज जाती होंगी, जब वो रास्ते में जाती होंगी, तो उनका नाम लेकर उनको छेड़ा जाता होगा ना, उन पे क्या उनका क्या बीतता होगा। हमारे यहाँ तो कोई लड़की माल नहीं होती हैं, हमारे यहाँ तो कोई लड़की आइटम नहीं होती हैं, हमारी संस्कृति ये कभी नहीं कहती है। तो ऑडियंस भी तो कई प्रकार के हो सकते हैं ना, सब आपके ऑडियंस अलग होंगे और इस प्रकार के कंटेंटों के। देखिए, ऑडियंस की चॉइस दो तरह की है। मैं ये कह रही हूँ कि एक अच्छा सुनने वाला वर्ग है और एक वो सब सुनने वाला वर्ग है, ये है। लेकिन वो सब सुनने का एक दायरा होना चाहिए ना। हेडफोन में हम सुन लें, हम डीजे पे फुल वॉल्यूम बजा के ही गाएं, वो गंदे गंदे गाने बजाएं, उनके बेटी बहनों पे क्या, जिस घर में बजता होगा वहाँ की आपको क्या लगता होगा कि बेटी बहनें जो हैं वो बड़ा कंफर्ट फील करती होंगी। चलिए, चलते चलते आखिरी में हम चाहेंगे एक छोटा सा प्यारा सा गीत सुना दीजिए। अभी मैंने हाल ही में एक पति पत्नी का नोक झोंक वाला गीत गाया है और ये झूमर हमारे यहाँ कहा जाता है, तो सुनाती हूँ आपको। अरे कतनो तू देवता मनैबा, सुंदर नारी ना पैबा राजा। कतनो तू देवता मनैबा, सुंदर नारी ना पैबा राजा। फूल हजारी का सेज सजायो, बेला चमेली का सेज सजायो। सेजिया सोअत पछतैबा, सुंदर नारी ना पैबा राजा। कतनो तू देवता मनैबा, सुंदर नारी ना पैबा राजा। चलिए, हम चाहेंगे कि एक बार हमारे ऑडियंस को आप अपने चैनल के विषय में बता दीजिए कि जहां से आपके गीत सुन पाएँ, क्योंकि हमारा भी यही प्रयास है कि भोजपुरी को कितना बेटर बनाया जा सके, कितना बढ़िया बनाया जा सके, जिनमें आप जैसे सिंगरों का विशेष योगदान है। बहुत धन्यवाद आपका। और सभी दर्शकों से भी आग्रह करूंगी कि मनीषा श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल आप सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप वहां पर जाएंगे तो आपको लोकगीत का एक से एक बेहतरीन कलेक्शन मिलेगा। ना सिर्फ पारंपरिक गीत, बल्कि कुछ आधुनिक रोमांटिक सॉन्ग है, लव सॉन्ग है, और कुछ हमने भी धूम धड़ाके गाने उस पर रिकॉर्ड करके डाले हैं, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। जिसमें से एक झूमर आपने सुना होगा, उजर उजर रसगुल्ला रसदार राजा जी, काहे ले अइला टिकवा उधार राजा जी। तो कई सारी मुना जी, आपने कहा धूम धड़ाके, तो अभी तक तो मैंने आपके जो है पारंपरिक गीत सुने। मैंने नए गीत भी गाए हैं, नए कंटेंट भी गाए हैं और यूथ के लिए भी बनाए हैं। बस ये होता है कि मेरे गाने में गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है, बिल्कुल। उजर उजर रसगुल्ला रसदार राजा जी, उजर उजर रसगुल्ला रसदार राजा जी। काहे ले अइला टिकवा उधार राजा जी, काहे ले अइला टिकवा उधार राजा जी। कई सारे गीत आप YouTube चैनल पे सुनेंगे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा गीत कैसा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। बाकी दोस्तों, आप बने रहिए BCT मीडिया पर, ढेर सारा अपडेट, ढेर सारे वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।